हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप टूवर्ड्स केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यूएशन में लेते हुए चलेंगे कहाँ तक? हेनरीज लॉ तक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक। पढ़ क्या रहे थे हम लोग? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड, यही पढ़ रहे थे हम। देखिए, इसमें कुछ हम बेसिक टर्म को रिपीट करते हैं और उसको और भी अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हमारा एक बलून है। ये क्या है? एक बलून है। बलून मीन्स गुब्बारा। हमारे पास एक गुब्बारा है। इस गुब्बारे में क्या भर दिए हम पंप से? किससे? पंप से क्या भर रहे हैं? एयर भर रहे हैं। अब एयर जो है ये क्या होता है? एयर जो है वो होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैस की मिक्सचर होती है क्या? आपकी एयर। अब देखिए, मान लीजिए हम भर दिए। जब एयर भरे तो हम क्या क्या इसमें आया? गैस कौन कौन सी गैस आई? N2 आई, O2 आई, और H2 हाइड्रोजन गैस आया, CO2 आया, ETC और भी कई गैसेस आपके गुब्बारे में आ गई और आपका जो बलून है वो फूल गया। अब बताइए, जो बलून होता है वो फूलने के बाद जब हम इसको और एयर डालते हैं तो क्या कर जाता है? बलून आपका ब्रस्ट कर जाता है, फूट जाता है। एयर पंप से एयर डालते गए। मान लीजिए ये आपकी एयर गई। एयर कंटेन कर रही है क्या? एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैस होता है। उसमें कुछ सैंड पार्टिकल भी होते हैं, लेकिन हम सैंड पार्टिकल या फिर डस्ट पार्टिकल को अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर चल रहे हैं? गैस को लेकर चल रहे हैं। तो गैस इसमें भर गई। अब इसको और पंप कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हुआ? बलून आपका ब्रस्ट कर गया, फूट गया। फूटा क्यों? उसका रीजन क्या होता है? जो ये गैसेस होती हैं ये क्या करती हैं? इसके सरफेस से, बलून के सरफेस से कोलाइड करती है, टकराती हैं। ये सभी गैसेस बलून के सरफेस से टकराती है, क्योंकि गैस जो होती है इधर उधर भागती रहती है। गैस क्या होती है? इधर उधर भागती रहती है। तो जब इधर उधर भागेगी तो किनारे किनारे पे इसको क्या मिलेगा? बलून का सरफेस मिलेगा, जिससे वो क्या करेगी? टकरा जाएगी। अब देखिए, इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब इस पर टकराएगी तो इसका मतलब क्या है कि जब गैस इस पर टकरा रही है तो क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है। क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है। किस पे? प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ बलून। बलून के सरफेस पे जो गैसेस है वो क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है। तभी तो अब और पंप किए, क्या कर जाएगा बलून? और मान लीजिए पंप कर दिए और ज़्यादा पंप कर दिए, बलून क्या कर जाएगा? ब्रस्ट कर जाएगा। ब्रस्ट मतलब क्या हो जाएगा? फूट जाएगा आपका बलून। समझ गए ना कि मतलब जब भी जहाँ पर भी गैसेस प्रेजेंट होंगी, इसका मेरा सिर्फ बताने का इतना ही मतलब था कि जहाँ गैसेस प्रेजेंट है वो अपने आसपास की जो सरफेस है उसके ऊपर क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है। समझ गए? आगे चलिए। अब देखिए, जैसे बलून का कंडीशन है, सेम उसी तरह से हमारा एटमॉस्फियर है। ये अर्थ का क्या है? एटमॉस्फियर है। ये आपका अर्थ का एटमॉस्फियर मान लीजिए। एटमॉस्फियर में भी N2, H2, O2, CO2, ETC कईयों गैस रहेंगी। ये जो गैसेस है
अब ये गैस भी क्या करेगी, इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो आपका जितना भी सरफेस होगा उस सरफेस पे क्या करेगी, कोलाइड करेगी। कोलाइड करेगी तो मतलब उस पर क्या करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी। समझ गए ना, प्रेशर कैसे जनरेट करेगी। मान लीजिए ये आपका यहाँ पर ये इन्वायरमेंट आपका है, ये एटमॉस्फेयर आपका है, इसको हम क्या माने हैं, एटमॉस्फेयर माने हैं। ये आपका एटमॉस्फेयर है। मान लीजिए एटमॉस्फेयर यहाँ पर हमें एक क्या मान लीजिए वाल है, ये क्या है, एक वाल है। वाल मीन्स दीवार, एक दीवार है। इससे आकर के गैस टकराएंगी ना, तो मतलब गैस इस पे क्या करेगी, टकराएगी तो प्रेशर जनरेट करेगी, प्रेस करेगी इस वाल को। तो सीधा सीधा कहने का मेरा ये मतलब है कि गैस अगर कहीं प्रेजेंट है तो उसको जहाँ पर भी सरफेस मिलेगा, मान लीजिए कोई यहाँ पर पॉलीथीन का सरफेस मिल गया, आप क्या क्या टेंट लगा रखे, टेंट जानते टेंट को ना, जो शादी विवाह में लगाए जाते हैं डेकोरेट करने के लिए पर्दे, उसी को टेंट बोलते हैं। तो टेंट लगा रखे हैं, इस पे एयर टकरा रही, प्रेशर जनरेट कर रही, तभी तो इधर उधर जो आपका फ्लैग होता है, झंडा होता है, इधर उधर लहरता है। क्यों, क्योंकि उस पर एयर टकराती है तो अपना प्रेशर जनरेट करती है। प्रेशर जनरेट करती है तो आपका फ्लैग जो है वो फ्लोट करता है, तैरता है, मतलब घूमता रहता है इधर उधर। अब देखिए ये समझ गए कि जहां पर भी गैस प्रेजेंट हो क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। अब देखिए बलून के केस में ये जितने भी गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट है, N2 N2O2 H2 CO2 ETC, जितने भी गैसेस प्रेजेंट है, ये सब गैस मिला करके जो प्रेशर जनरेट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर ये गैस N2 H2 O2 CO2 जो भी है, वो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो मिला करके ये सब एक साथ जो प्रेशर जनरेट करेंगी उसको हम बोलेंगे टोटल प्रेशर। लेकिन अब अगर मान लीजिए हमें जानना हो कि इसमें से CO2 कितना प्रेशर जनरेट किया, या फिर इस एटमॉस्फेयर में ये H2 कितना प्रेशर जनरेट किया, तो इसी को जानने के लिए जब हम चले टोटल प्रेशर में से ये देखने कि N2O2 H2 CO2 मिलाकर के जो टोटल प्रेशर जनरेट कर रहा था उसमें CO2 जो है वो कितना जनरेट कर रहा है, तो उसी को हम बोल देते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। समझ गए। टोटल प्रेशर में से जब किसी एक गैस का हम देखने चलेंगे, किसी एक पर्टिकुलर गैस का देखने चलेंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पार्शियल प्रेशर बोल देंगे। समझ गए। तो एटमॉस्फेयर के भी केस में H2 का देखने चले तो इसको हम बोल देंगे पार्शियल प्रेशर। H2 द्वारा जो लगाया गया प्रेशर होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, क्योंकि टोटल प्रेशर में से हम सिर्फ H2 का देख रहे हैं। O2 का देखेंगे तो O2 का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ गए होंगे। देखिए टोटल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर जनरेटेड बाई ऑल गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर है। और फिर अगर पार्शियल प्रेशर के बारे में पूछे हम, क्या हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर आपका क्या होगा, प्रेशर जनरेटेड बाई एनी वन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। जब किसी एक गैस के द्वारा
जनरेट किए गए प्रेशर की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। और टोटल प्रेशर तो जान ही गए, जो भी एटमॉस्फेयर में जितने भी आपके प्रेजेंट है गैसेस, वो सब जितना प्रेशर जनरेट करेंगे वो आपका क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है। चलिए अब इसके आगे बढ़ें। अब देखिए हम लोग पिछले वीडियो में एक चीज़ पढ़ चुके थे कि अगर हम कोई एक ये फ्लास्क ले लें, फ्लास्क मतलब एक ग्लास ही मान लीजिए, एक बर्तन मान लीजिए, उसमें यहाँ पर एक पिस्टन लगा दें और यहाँ तक क्या फिल कर दें, वाटर, जल। यहाँ तक हम क्या भर दिए, जल भर दीजिए। मान लीजिए यहाँ तक हम क्या भरे हैं, H2O, वाटर भर दिए हैं। तो इसका जो ऊपर वाला है, अभी पिस्टन ऊपर है, पिस्टन कहाँ पर है देखिए, पिस्टन बहुत ऊपर है, अभी पानी से पिस्टन ऊपर है। तो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाली जो एरिया होगी खाली तो रहेगी नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा, गैस रहेगी। तो यहाँ पर कईयों गैस रहेंगी। तो ये मान लीजिए जो है ये सब गैसेस हैं, ये सब की सब क्या है, गैसेस हैं। अभी और हम बताए थे कि जो गैस है वो क्या करती रहती है, हमेशा इधर उधर ट्रेवल करती रहती है, इधर उधर भागती रहती है, क्योंकि इनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। तो ये गैस इसके अंदर भी आएगी, ये गैस इसके अंदर भी आएगी, ये गैस इसके अंदर भी आएगी। मान लीजिए कुछ गैसेस यहाँ पर आ गई, एक कितनी गैसेस आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैस मान लीजिए आ गई। तो अब ये जो बना आपका, ये सॉल्यूशन बना, इसी सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आप गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए सेम यही कंडीशन हम बताए थे, आगे चलिए। सेम वही बर्तन है, यहाँ तक आपका भरा हुआ है, उस बर्तन में क्या, वाटर। और इस बार हम क्या किए, पिस्टन को यहाँ तक दबा कर ला दिए, पिस्टन के ऊपर वेट रख दिए और पिस्टन आपका यहाँ तक दब गया। मान लीजिए इसके ऊपर हम ईंट रख दिए, कोई वेट रख दिए, तो पिस्टन यहाँ तक आ गया। अभी देखिए यहाँ पर इतना स्पेस था, तो उसमें कितने थे, कईयों मॉलिक्यूल थे गैस के। अब देखिए यहाँ पर स्पेस कम है, तो यहाँ स्पेस कम है तो गैस के मॉलिक्यूल भी यहाँ पर कम रहेंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे, पानी के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पानी के अंदर अभी तक कितने गए हुए थे, हम एज्यूम करके चले थे कि 10 गए हुए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब दबाएंगे तो ऊपर जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में आ जाएंगे, लिक्विड के अंदर में, लिक्विड के अंदर आ जाएंगे, मतलब पानी में आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18, मतलब कईयों। अब देखिए यहाँ पर गैस ऊपर ज़्यादा था, पानी के बाहर ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर गैस पानी के अंदर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम किसी भी लिक्विड के ऊपर, किसी भी लिक्विड की जो ये जो लिक्विड है, इसका जो ये लास्ट वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। तो जो लिक्विड का सरफेस होता है उसके ऊपर अगर हम प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, तो जो आपका गैस मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, लिक्विड के अंदर चला आएगा और क्या फॉर्म कर देगा, एक सॉल्यूशन फॉर्म कर देगा। और सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन होगा, गैस एंड लिक्विड का सॉल्यूशन होगा। समझ गए। अब देखिए सेम इसी तरह से हम एक फ्लास्क लिए, इसमें यहाँ तक हम पानी भरे हुए हैं। अब यहाँ कोई पिस्टन नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई भी पिस्टन यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम जानते हैं कि पानी में कुछ ना कुछ गैसेस रहेंगी। अब आप सोचेंगे ये गैसेस कहाँ से आए, अब आप सोचेंगे कि ये जो गैसेस हैं ये कहाँ से आई, यहाँ पर तो हम प्रेशर कोई जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम क्या बताते हुए आए हैं, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, ये बाहर का एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ पर कि कईयों गैसेस प्रेजेंट होती हैं,
कईयों गैसेस प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने पास के सरफेस पे एक प्रेशर जनरेट करती हैं। प्रेशर जनरेट करती हैं, जब प्रेशर जनरेट करेंगी तो जो ये इसका सरफेस देखिए, इसके पास कौन सा सरफेस है, एक लिक्विड का सरफेस आ गया है, ये एक लिक्विड का सरफेस आ गया है, इस पर प्रेशर जनरेट करेंगी। जब प्रेशर जनरेट करेंगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स है गैस के, वो किस में, लिक्विड में आना स्टार्ट हो जाएंगे, लिक्विड में आना स्टार्ट हो जाएंगे, लिक्विड में आना स्टार्ट हो जाएंगे, लिक्विड में आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो आप पानी लेते हैं, चाहे आप ग्लास जो लिए, जो पानी पीने वाला पानी आप ले रहे हैं, उसमें भी आपका क्या मिला होता है, ऑक्सीजन मिला होता है, अदर भी कईयों गैसेस मिली होती हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उसका प्रेशर की वजह से उसमें जाता रहता है, क्या है आपका, गैस गिलास के पानी के अंदर चली जाती हैं। अब देखिए इसी प्रेशर किसके वजह से, किसकी वजह से यहाँ पर आई आपके गैस मॉलिक्यूल पानी के अंदर, जो ये आपका गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन बना, गैस एंड लिक्विड का जो सॉल्यूशन बना, उसमें जो गैस है लिक्विड में किसकी वजह से आई, वो आई है टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस ऑफ एटमॉस्फियर। ये बात समझ गए होंगे, इसकी वजह से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलिए। अब मान लीजिए ये आपका क्या है, फ्लास्क है, इसमें यहाँ तक आप क्या भर दिए हैं, पानी भर दिए हैं, पानी भरने के बाद, और ऊपर आपका क्या है, मान लीजिए O2 गैस है, CO2 गैस है, En2 गैस। इस बार हम सिर्फ 3 गैस को मान के चल रहे हैं। अब देखिए O2 गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, पानी में आएंगे, CO2 के भी मॉलिक्यूल पानी में आएंगे, N2 के भी मॉलिक्यूल पानी में, क्योंकि जो गैसेस है वो सब क्या करेंगी, अपने पास के सरफेस पे प्रेशर जनरेट करेंगी। प्रेशर जनरेट करेंगी तो जो इसके मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल होंगे, मान लीजिए O2 का एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, O2 का 20 मॉलिक्यूल मान लीजिए, इसका मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल है, इसका मान लीजिए 25 मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल जो है जब दबाएंगे, एक दूसरे को दबाएंगे नीचे की तरफ, तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल O2 के भी इसमें आ जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल CO2 के भी पानी में आ जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल N2 के भी पानी में आ जाएंगे। अब देखिए आ गए पानी में, ये जो O2 CO2 N2 है, ये एक साथ जो फोर्स लगा है उसको हम टोटल फोर्स कह दिए, एक साथ जो प्रेशर लगा है उसको हम टोटल प्रेशर कह दिए। और अगर O2 का CO2 का N2 का अलग अलग अगर हम प्रेशर देखें तो उसको हम पार्शियल प्रेशर बोल देंगे। तो अब देखिए अगर हम जानना चाहें कि इन तीनों में से किसकी सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड में ज़्यादा होगी, तो हम कैसे जानेंगे, इन तीनों में से O2 CO2 और N2 में से तीनों में से कौन ज़्यादा वाटर में डिजॉल्व है। तो मतलब अब हम क्या बात करने लगे, क्वांटिटी की बात करने लगे, कि O2 CO2 N2 में से किसकी क्वांटिटी आपकी इस लिक्विड में ज़्यादा होगी, किसकी क्वांटिटी, हुज क्वांटिटी इज मेजर इन लिक्विड। तो बताइए किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अभी हम जाने हैं कि जिसका जो सॉल्युबल हो रहा है गैस, वो किसकी वजह से हो रहा है, पार्शियल प्रेशर की वजह से हो रहा है, यानी टोटल प्रेशर, और एक को लेकर चले, एक को लेकर चले तो उनके पार्शियल प्रेशर की वजह से। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि जिसका पार्शियल प्रेशर आपका ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा लिक्विड में डिजॉल्व होगा। तो हमें क्या निष्कर्ष निकला कि मान लीजिए इसका पार्शियल प्रेशर हम निकाल लिए
10 बार है। बार जो है वो, ये बार जो है वो प्रेशर का यूनिट है। इसका पार्शियल प्रेशर हम मान लिए 5 बार है, और इसका कितना है, 7 बार है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर किसका है, N2 का है। तो सबसे ज़्यादा कौन डिजॉल्व होगा इसमें, N2 डिजॉल्व होगा। फिर कौन डिजॉल्व होगा, फिर देखिए दूसरे नंबर पे O2 डिजॉल्व होगा, क्योंकि 7 बार है। और फिर पार्शियल प्रेशर कितना है, 5 बार हम लिए हैं। तो उसके बाद कौन डिजॉल्व होगा, CO2 डिजॉल्व होगा। ये बात समझ गए होंगे आप लोग क्लियरली, कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा वो आपका किसमें, लिक्विड में ज़्यादा डिजॉल्व होगा। हम क्या बताएं कि क्वांटिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, क्वांटिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डिपेंड करेगी किस पे, डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। मतलब जिस गैस को हम देख रहे हैं, जिस गैस को हम डिजॉल्व कर रहे हैं, उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, वही बताएगा कि उस लिक्विड में कितना आपका क्या प्रेजेंट है, वो पर्टिकुलर गैस प्रेजेंट है। क्वांटिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, इसको और हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको और हम लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि जब क्वांटिटी देख रहे हैं किसमें, लिक्विड में, तो लिक्विड में जाएगा तो सॉल्युबल ही होगा, सॉल्युबल होगा तो हम उसको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देख लेंगे। वो डिपेंड किस पे करेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पे। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए O2 का, हम मान लिए कि क्वांटिटी ऑफ गैस, गैस की जगह पे हम कौन सा गैस ले लिए, O2 ले लिए। क्वांटिटी ऑफ O2 इन ए लिक्विड डिपेंड किस पे करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे, यही ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की जगह पे हम क्या लिए हैं, O2 लिए हैं, इन ए लिक्विड, वो किस पे डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे। ये बात समझ में आई, आ गई होगी शायद। अगर O2 की जगह पे हम N2 ले लिए तो वही बात हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ N2 इन ए लिक्विड डिपेंड किस पे करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पे। मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है गैस की, कि जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, उतना ज़्यादा ही लिक्विड में उस गैस की, उस पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी। समझ गए होंगे। अब आगे चलिए, देखिए यही बात हेनरी जी ने, जो आपके हेनरी थे, हेनरी, वो बताए थे यही बात जो अभी तक हम बताए हैं। ये जो कंक्लूजन निकाले हैं, इसी कंक्लूजन के बारे में कौन बताया था, हेनरी बताए थे, कि जो आपका पार्शियल प्रेशर, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होता है इन ए लिक्विड, वो डिपेंड करता है किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। समझ गए होंगे। चलिए अब हेनरी लॉ को लिखते हैं। मतलब पहली बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए अब हम पढ़ने चल रहे हैं, अब हम पढ़ने चल रहे हैं हेनरीज लॉ। देखिए पहली बात, हेनरी जी क्या बताए थे, पहले तो ये रिलेशन, ये बताए थे रिलेशन बिटवीन
solubility of gas and partial प्रेशर। ये इसके बारे में बताए थे कि पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इनका लॉ क्या था उसको हम लिखते हैं इन्वर्टेड कामा में। इन्वर्टेड कामा में ये क्या बताए थे, द solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas। partial pressure of that gas present above the surface of the liquid। ओ और इसको और क्या लिख सकते हैं लिक्विड को, ओ और सॉल्यूशन। यहीं पर आपका इन्वर्टेड कॉमा आकर बंद हो जाएगा। ये क्या बताए देखिए, यही बताए ना, ये कोई लिक्विड का, ये लिक्विड है, ये लिक्विड का सरफेस है, इसमें आप किसी गैस की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं। मान लीजिए हम किसकी देख रहे हैं, O2 की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, O2 की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं। लेट मान लिए O2 की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, तो O2 की सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो क्या होगा कि ये किस पे डिपेंड करेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा वो इसके सरफेस के ऊपर कितना लग रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो सरफेस के ऊपर कितना लग रहा है, सरफेस के ऊपर कितना प्रेजेंट है, वही डिसाइड करेगा कितना जो आपका लिक्विड है उसमें O2 प्रेजेंट होगा। यही बताए थे कौन, हेनरी जी बताए थे। और देखिए आगे, ये बात तो हमें कौन बताया, हेनरी जी बताए। सेम यही बात डाल्टन भी बताए थे, डाल्टन्स लॉ। अगर हम डाल्टन्स लॉ की बात करें, किसकी, डाल्टन्स लॉ की अगर हम बात करें तो सेम यही बात बताए थे, लेकिन इनका बताने का तरीका थोड़ा सा अलग था। इनका बताने का तरीका क्या है वो देखिए, वो बताए थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड is the function of the partial pressure of गैस। अब देखिए इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ गैस का मतलब क्या है, इसका भी मतलब यही है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड वो डिपेंड कर रहा है किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जैसे मैथ वाले इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे कि हम अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो z इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, मतलब z जो है वो क्या है, फंक्शन है x का। इसका मतलब क्या है, जो z है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे कर रहा है। तो अगर हम z को क्या मान ले, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मान ले, z को अगर हम क्या मान ले, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मान ले, तो डिपेंड किस पे करेगा, x पे। x को तो x क्या हो जाएगा आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा।
समझ गए? सेम वही बात बताएं डाल्टन ने जो आपके हेनरी बताए थे। अब चलिए आगे चलते हैं हेनरी लॉ में। डाल्टन का बस हमें इतना ही पढ़ना था, इतना ही बस, ज़्यादा नहीं। आगे चलिए, डाल्टन के बारे में बस जानते रहिए। डाल्टन भी यहाँ पर कुछ इसके बारे में बताए हैं। बाकी सभी जो भी गीता ग्रंथ है सब कुछ हमें किसके बारे में पढ़ना है? हेनरी के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि हेनरी हमें बताए क्या है। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि हेनरी आप में बताया क्या है। हेनरी क्या बताए हैं? यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि हेनरी बताया क्या है। अब थोड़ा सा आगे चलिए। आगे जब अगर हम थोड़ा सा चलेंगे तो अगर हम सॉलिड के केस में देख रहे हैं, सॉलिड इनटू लिक्विड, अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोल रखे हैं, ओ आर लिक्विड इनटू लिक्विड, मतलब लिक्विड को लिक्विड में घोल रखे हैं या फिर सॉलिड को सॉलिड में घोल रखे हैं। अगर हम इसका क्या निकालने चले? मोल फ्रैक्शन निकालने चले। मोल फ्रैक्शन निकालने चले अगर हम, तो हम क्या जानते हैं? मोल फ्रैक्शन को चाई से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन में पहली बात तो मोल फ्रैक्शन के बारे में एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। मोल फ्रैक्शन होता क्या है कि अगर हम दो कंपोनेंट A प्लस B, इन दोनों को मिला करके कोई एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो मोल फ्रैक्शन हमें बताता है कि उस सॉल्यूशन में कितना A प्रेजेंट है या फिर कितना B प्रेजेंट है। यही हमें क्या बताता है? मोल फ्रैक्शन बताता है। जैसे अगर हम कितना A प्रेजेंट है, ये पूरा सॉल्यूशन बना, एक सॉल्यूशन बना, उसमें हमें पता करना है कि A कितना प्रेजेंट है, मतलब तब हम क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालेंगे। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? Na, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अगर हम चेक करने चले कि इस पूरे सॉल्यूशन में B कितना प्रेजेंट है, तो हम चाई B निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। इससे आप क्या निकाल ले रहे हैं? आराम से इजीली मोल फ्रैक्शन निकाल ले रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? सॉलिड और लिक्विड का अगर हम निकालने चल रहे हैं तो किसी दो कंपोनेंट को अगर बना करके हम ये सॉल्यूशन बनाए हैं, तो अगर हम A और B को मिला करके सॉल्यूशन बनाए हैं तो क्या हो जाएगा? चाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लीजिए हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A, चाई A निकालने चल गए। चाई A निकालने चले तो क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। यही होगा ना। यहाँ से हम पता लगा लिए कि सॉल्यूशन में कितना A प्रेजेंट था, और यहीं से पता लगा लेंगे कि सॉल्यूशन में कितना B प्रेजेंट है मोल फ्रैक्शन के थ्रू। लेकिन अब आप ये बताइए, क्या ये सेम ट्रेंड आप गैस एंड लिक्विड के सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि गैस है उसके कितने पार्टिकल इसमें जाएंगे, सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, ये हमें कौन बताएगा? ये तो हमें पार्शियल प्रेशर बताएगा कि पार्शियल प्रेशर जो है वो गैस का कितना है वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर। तो मतलब जो मोल फ्रैक्शन है वो अब किस पे डिपेंड करने लगेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे। तो गैस का अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ये निकालने चले तो ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। समझ गए? अगर गैस का हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ना कि किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी पे। ये जो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ये सिर्फ किस पे लागू होता है? सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया या फिर लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया उस पे लागू होता है मोल फ्रैक्शन का ये वाला फार्मूला। लेकिन जैसे ही हम गैस के केस में जाते हैं वो तुरंत चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए A प्लस B, इसको मिलाकर आप सॉल्यूशन कोई बनाएं,
ए कोई आपका गैस है, बी आपका लिक्विड है, तो ए जितना हम लिए वो उतना तो बी में घुल नहीं जाएगा, ए को डालते ही गैस उड़ जाएगा। तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि जितना आप ए डाल रहे हैं उतना ही। मान लीजिए जैसे देखिए ये लिए हैं हम, इसमें लिक्विड ले लिए, लिक्विड को हम बी मान के चल रहे हैं। ए हम ले लिए, ए कितना ले लिए, मान लीजिए 10 मोल ले लिए, 10 मोल ए इसमें डालें, 10 मोल ए डालें। अब ये 10 मोल ए जो है ये तो गैस है, गैस है तो निकल के भागने लगेगा, निकल के भागने लगेगा, निकल के भागने लगेगा। रुकेगा कितना मोल ए, जो गैस ए है वो रुकेगा कितना मोल, वो डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेयर में आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो कितना प्रेजेंट है। इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। समझ गए होंगे। इतनी लंबी चौड़ी कहानी बस इतने को ही समझाने के लिए बताए हैं हम। अब देखिए यहाँ से हम एक बात जान गए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of गैस। यही नीचे बताया है ना कि जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। मतलब क्या है, मतलब क्या है ये देख लीजिए। अगर हम पार्शियल प्रेशर को, अगर हम इस पार्शियल प्रेशर को, जो आपका पार्शियल प्रेशर है गैस का, उसको डिनोट करें P से, और मोल फ्रैक्शन जो है आपका उसको डिनोट करते हैं हम चाई से, तो क्या हो जाएगा, P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, चाई के। ये बताइए आपको क्या बता रहा है कि जितना पार्शियल प्रेशर आपका ज़्यादा होगा उतना मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतना मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसको आइए विजुअलिटी में समझ लेते हैं। विजुअलिटी में देखिए, समझिए। विजुअलिटी में समझने के लिए ये मान लीजिए, फिर हम फ्लास्क बनाए, पानी बनाए, पानी पानी पानी। अब क्या किए, इसमें हमें देखना है ये पानी जो है आपका ये B है और कोई गैस A हम मिला रहे हैं, कोई गैस A हम मिला रहे हैं। A जब हम मिला रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड करे, कितना A मिलेगा पानी में, पानी में कितना A मिलेगा। जितना ज़्यादा इस A का पार्शियल प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा इस A गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा A का उतना ही ज़्यादा आपका मिलेगा किसमें, पानी में A। और जितना ज़्यादा A मिलेगा उतना हमारा मोल फ्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमें बताता ही यही है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है। अब देखिए आगे चलिए, हम निकाल लिए, क्या पा गए यहाँ पर देखिए, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हमें हटाना है तो हम कोई क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो होता है आपका KHX। ये जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसी को और हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। इसी के एच को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, मतलब हम मिल क्या गया, P इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन, यही मिला ना। KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। अब अगर हम KH निकालने चले तो क्या होगा, ये P तो वहीं पर रहेगा, चाई जो है वो उस साइड जाएगा तो
किस में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो चाई नीचे आ जाएगा। KH इक्वल टू P अपान चाई। अब देखिए अगर KH की हम यूनिट देखने चले, मात्रक, यूनिट ऑफ KH, हेनरी कांस्टेंट का यूनिट देखने चले तो P की यूनिट कितनी होती है, क्या होती है, P की यूनिट, प्रेशर की यूनिट या तो बार लिखते हैं आप, स्मॉल में होता है, या तो बार लिखते हैं ओ और पास्कल, ये आपका क्या होता है, प्रेशर की यूनिट होती है। और जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस मतलब क्या होता है, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होती है मोल फ्रैक्शन की, वो पीछे हम बताते आए हैं क्यों नहीं होती है मोल फ्रैक्शन की यूनिट। अब देखिए क्यों नहीं होती है, ये देख लीजिए यार आप लोग, चाई है ना, ये होता है मोल अपान NA अपान NB प्लस NA, ऊपर इसका भी यूनिट मोल, इस पूरे का भी यूनिट मोल, मोल से मोल कैंसिल, जब मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा कोई यूनिट ही नहीं होगी तो वही चाई की यूनिट नहीं होती, इसीलिए यूनिट लेस लिख दिए। इसका मतलब क्या है, जो आपका KH का यूनिट है वो क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, B आपका स्मॉल में रहेगा, बार हो जाएगा, OR क्या हो जाएगा, OR पास्कल हो जाएगा। समझ गए कि KH की यूनिट क्या हो जाएगी। अब आगे चलिए, एक चीज यहां से और देखिए, इसको हटा ही देते हैं फिर समझाते हैं। हमें क्या मिला, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई, चाई मतलब मोल फ्रैक्शन। अब अगर हम कोई ग्राफ बनाने चले पार्शियल प्रेशर और चाई के बीच, कोई ग्राफ बनाने चले पार्शियल प्रेशर और चाई के बीच, मोल फ्रैक्शन के बीच, तो मान लीजिए हम पार्शियल प्रेशर किसी गैस का कितना रखें, 1 बार रखें, ये ऊपर की तरफ आपका क्या बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, ये नीचे की तरफ आपका क्या बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर हम 1 बार रखें तो ये कितना गया, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन आपका 2 आ गया। अगर हम 2 बार कर दिए तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम इसको 2 बार करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, ये हम कर दिए 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे हम P को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका चाई भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा आएगा, देखिए ग्राफ जो है वो हमेशा आएगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, ये यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, ये यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, ये आपका यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों आई समझ में आया, क्योंकि P को बढ़ा रहे हैं तो X भी बढ़ रहा है, तो जितना P बढ़ाएंगे उतना आपका X बढ़ेगा, जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे उतना आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो जो आपका ग्राफ आएगा वो हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। समझ गए। अब देखिए, ये तो समझ गए होंगे, आगे चलिए। दूसरी चीज हम क्या देखें, P अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई है तो प्रोपोर्शनलिटी की कांस्टेंट को हटाने के लिए हम हेनरी कांस्टेंट लिए। हेनरी कांस्टेंट जो है वो KH हो गया, तो KH इक्वल टू हम बताएं क्या होगा, P अपान X हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखिए कि इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P लिख सकते हैं, और KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चाई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए KH अगर आपका बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, क्योंकि P जो है वो न्यूमरेटर में है और चाई जो आपका किस में है, डिनोमिनेटर में है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपका KH इंक्रीज कर रहा है, मतलब KH वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर जो आपका है वो इंक्रीज करेगा।
लेकिन अगर ये आपका क्या बता रहा है कि KH जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चाई है। इसका मतलब क्या है कि अगर KH की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, नीचे आएगा। मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा। और मोल फ्रैक्शन हमें क्या बता रहा है ये बताइए, सोचिए। मोल फ्रैक्शन ही हमें बता रहा था कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना आपका गैस प्रेजेंट है, किसी भी सॉल्यूशन में कितना गैस प्रेजेंट है, वही मोल फ्रैक्शन बता रहा था। इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कितना आपका गैस क्या है, डिजॉल्व है, वही आपका क्या बता रहा है, मोल फ्रैक्शन बता रहा है। देखिए मोल फ्रैक्शन आपका क्या क्या बता रहा है। मोल फ्रैक्शन जो है, चाई जो है, वो बता रहा है कि प्रेजेंस ऑफ गैस इनटू लिक्विड, यानी इसी को और आप क्या बोल सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। इसी को और आप क्या लिख सकते हैं, जब डिजॉल्व हो रहा है तो उसी को आप सॉल्युबिलिटी भी लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड। यही ने आपका मोल फ्रैक्शन बता रहा है। इसका मतलब जब आपका KH वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाने पे मोल फ्रैक्शन घट रहा है, तो इसका मतलब OR और हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन है, वो भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये पूरी बात समझ गए आप लोग, क्या है क्या नहीं। जितना था पूरा बहुत ही हम इजी वे में समझाए हैं आप लोगों को। यहाँ पर कोई किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। KH इंक्रीज कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए जब न्यूमरेटर में है तो KH जो है वो जब बढ़ेगा तो आपका P भी बढ़ेगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब क्या है कि ये काट रहा है, इसको P को काट रहा है, चाई काट रहा है, तो डिनोमिनेटर मतलब ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जब आप KH की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी, और मोल फ्रैक्शन ही बताता है कि कोई भी गैस कितना ज़्यादा आपका सॉल्युबल है किसी भी सॉल्यूशन में, तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी गैस की घट जाएगी। हेनरीज लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जितना भी हम पढ़ाए हैं अब तक, गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, वो आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब कमेंट के थ्रू आपको ज़रूर देंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो। धन्यवाद।